हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू। यहां हम देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से आज के सभी करंट अफेयर्स को, 25 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपको एमसीक्यू के द्वारा यहां पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो लास्ट तक इसको देखना है, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर्स को लिखना है और आप पार्टिसिपेट इस तरीके से करते रहिए। ये हमारी करंट अफेयर्स की सेशन है और एक स्टैटिक सेशन भी हमारा जो है अपलोड होने वाला है, जल्दी आने वाला है, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम स्टैटिक क्यूज भी लेके आते हैं, तो जरूर से इसको फॉलो करिए, लेक्चर को लाइक करिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले हम आज के करंट अफेयर्स को। तो एमसीक्यू को देखिए किस तरीके से एमसीक्यू निकल के आते हैं, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलपीजी इज कंपोज्ड मेनली ऑफ मीथेन व्हाइल नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर इथेन। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार दो बार, जितनी बार जब तक समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। देन आता है पी, सेकंड स्टेटमेंट दी है, पीएमयू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज ए स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हाउस होल्ड्स। क्लियर हुआ पॉइंट्स? दोनों स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली होगी और कोई इसको पॉज कर लीजिए और फिर इन स्टेटमेंट में से एक सही स्टेटमेंट आपको चुनना है और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और लास्ट में ये बताना है कि कितने आंसर आपके सही गए हैं। अगर आप इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो देखने को मिलेगा कि 10 क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है महीने के अंदर 300 ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपको ये देखिए समझ में आएगा कि लगभग अगर आप 300 ऑफ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे, 250 300 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स के सॉल्व करेंगे तो कोई भी पॉइंट आपका छूट के नहीं जाएगा। तो इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपको वो बताना है। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो देखिए आंसर इज सी, दैट मींस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। यहां पे ध्यान देना है, नॉट करेक्ट लिखा है, यहां पे करेक्ट नहीं लिखा है, तो इसको भी ध्यान देना। अब देखिए हम एक्सप्लेनेशन की ओर मूव करते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर क्या बताया गया है, आपको ये चीज समझना होगा कि एलपीजी इज कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जो हमारी एलपीजी गैस बनती है वो किससे मिलके बनती है? प्रोपेन और ब्यूटेन से। व्हाइल द नेचुरल गैस जो बनती है इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मीथेन एंड इथेन। एक लाइटर मीथेन और इथेन से मिलकर जो हमारी नेचुरल गैस होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे बात की जा रही है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। तो दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे चलते हैं हम यहाँ पे। इसलेटिंग जो भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है वो सब आप एक बार देख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में ये चीज बताई गई है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज ए स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखिएगा ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है, इसलिए स्कीम्स आपको याद रखनी है। मिनिस्ट्री मैंने जैसे कि आपसे कई बार मैं जब सेशन में डिस्कस करता हूं, द हिंदू के सेशन में, पीआईबी के सेशन में, ये जब भी हम मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन डिस्कस करते हैं तो वहां पे ये चीज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और जो मिनिस्ट्री होती है किसी भी स्कीम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो ये एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वुमेन को बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये तो सही है। तो ये मिनिस्ट्री गलत थी वहां पे, तो ये मिनिस्ट्री आपको करेक्ट कर लेना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते होंगे डिपॉजिट जो फी है, यहाँ पे डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन इज गिवन टू एलिजिबल हाउस होल्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट 1600 पर कनेक्शन और बाय द सेंटर, तो ये दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको बताना है, ये क्वेश्चन को पॉज कर लिए, पहले एक बार अच्छे से रीड करिए, खुद रीड करिए, मैं तो रीड कर ही रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा। ध्यान से सुनिएगा
एमजी नरेगा जो हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके तहत कौन सा स्टेटमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए 3 स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से 3 स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही है एमजी नरेगा के रिस्पेक्ट में। 120 डेज ऑफ गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल अनस्किल्ड लेबर, क्या 120 दिनों के लिए गारंटी वेजेस दिए जाते हैं इसके तहत, ये आपको बताना है। सेकंड नंबर पे रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्या इसके तहत कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस किया जाता है, ये आपको बताना। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का एक ये प्रोसेस है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें से थर्ड स्टेटमेंट हमारा बस सही है, और बाकी जो स्टेटमेंट है 120 डेज गारंटी वेजेस ये गलत है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ये भी गलत है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस है, यस इट इज अ करेक्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ 100 डेज का दिया जाता है, ना कि 120 डेज का। तो ये द हिंदू के एनालिसिस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसको बढ़ाने की बात की जा रही थी कि आप 100 डेज से आगे लेके जाइए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है अराइज होके आया है। अब इसके अंदर हमने देखा एमजी नरेगा जो है प्रोग्राम इज अ वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, जो कि 2005 में इनेक्ट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली इसका जो एम है एड्रेसिंग द कॉज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी, जैसे हो गई क्रॉनिक पॉवर्टी, आपको समझना होगा एक टाइप की पॉवर्टी होती है। क्रॉनिक पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, थ्रू द वर्क प्रोजेक्ट दैट आर अंडरटेकन दस इंश्योरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्रॉनिक पॉवर्टी होती है। तो एम क्या है इसका, जो भी क्रॉनिक पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी वर्क वगैरह है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम चल रहे वहाँ पे लोग काम नहीं कर पाते, नहीं मिल पाता, इस वैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना सबसे पहला हमारा एम है। ये प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। फाइनली देयर इज इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, एक तरीके से जब ग्राउंड लेवल में काम होने लग जाए, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन करना किसी भी चीज का, पहले आप उल्टा समझिए, सेंट्रलाइजेशन करना मतलब सेंटर सारी चीजों को आदेश दे रहा है, सेंटर ही सब कुछ कर रहा है, वहीं से सारी चीजें क्या हो रही, कंट्रोल हो रही, तो हम उसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब हो रहा है जब पावर क्या कर दी जाए, डिवीजन कर दिया जाए, कि आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। आप जैसे कि पंचायती राज हो गया, पंचायत के बेसिस में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सिग्निफिकेंस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन अ प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग दीज वर्क। तो इसलिए जब पंचायती राज को दे दिया जाता है तो क्या है, प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हर एक गांव के अंदर जो पंचायत सिस्टम होगा, तो हर एक जो पंचायत सिस्टम होगा वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे वर्क करेगा, डिसीजन लेगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको आप लिख सकते हैं कहीं पे भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट लाइफ एमजी नरेगा। देखिए एमजी नरेगा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट लाइफ एमजी नरेगा इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये किसका इनिशिएटिव है, इसमें से पहला है नाबार्ड, आप देख पा रहे होंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट मींस नाबार्ड इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेकंड आरबीआई, क्या ये आरबीआई का इनिशिएटिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, या फिर डी नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट मींस नीति आयोग। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन किसका इनिशिएटिव है। याद रखिएगा एमजी नरेगा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट लाइफ एमजी नरेगा की बात कर रहा हूं। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, इसका स्टेटमेंट का आंसर देना है, पॉज कर लीजिए, आंसर दे दीजिए। इसके बाद आप देखिए कि लास्ट में आपके कितने करेक्ट आंसर होते हैं। तो जब भी जितने भी करेक्ट आंसर हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि 10 ऑफ तो 6 आए या 7 आए या 8 आए, तो आपका पार्टिसिपेशन इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, ये किसी बैंक का इनिशिएटिव नहीं है, ना नीति आयोग का है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। प्रोजेक्ट ऑफ लाइवलीहुड इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रोजेक्ट लाइफ एमजी नरेगा इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये रूरल डेवलपमेंट का एक तरीके से इनिशिएटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये देखिए, ये क्या एम करता है, प्रोजेक्ट का जो एम है वो क्या है, प्रमोटिंग सेल्फ रियलायंस एंड इंप्रूविंग द स्किल बेस्ड एमजी नरेगा वर्कर।
वर्कर्स। तो पहले अभी हमने पढ़ा था कि एमजी नरेगा के अंदर अनस्किल्ड लेबर्स को जॉब्स दी जाती, जैसे कि गड्ढे खोदना और कई जगह पे नालियाँ वगैरह बनाना, रोड्स कंस्ट्रक्शन के जो काम हो जाते हैं तो उसमें डामर मिट्टी ये सारी चीज़ें डालना, गिट्टी डालना, इस तरीके से जो काम होते थे एमजी नरेगा में दिए जाते थे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा कि एमजी नरेगा का जो दायरा है, मतलब एक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर स्किल्ड लेबर्स को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि अंदर इनकी इनकी जो स्किल्स इनको इंप्रूव किया जाए, जिससे इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ एमजी नरेगा वर्कर, उनकी लाइवलीहुड भी इंक्रीज होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दे कैन मूव फ्रॉम द करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक पार्शियल एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसके बाद फिर क्या है, तो एक ये अगर उनके पास स्किल्ड रहेगा, उनके पास ये स्किल आ जाएगी जो काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में वो फुल डे जो है वर्क कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जनरल फाइनेंस रूल GFR। इसके ऊपर जो है आर्टिकल आया था, हमने डिटेल में द हिंदू के एनालिसिस के अंदर दिया हुआ। देखिए वो एक भी क्वेश्चन जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने द हिंदू एनालिसिस में डिस्कस ना किया हो। द हिंदू और PIB में हम सारे पॉइंट को कवर करते हैं। अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और ये सेगमेंट को, ये हमारे लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी तीसरी चीज में जाने की। मैं ये गारंटी देता हूं आपका एग्जाम क्वालिफाइड होना ही होना है। आप नोट्स बनाते हुए चलिए और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। एट द एंड यू विल फाइंड दैट यू हैव अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। तो आपके पास जो लर्निंग की कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर जो होगा एक मोटिवेशन लेवल अपने आप ही तेजी से बढ़ता जाएगा। तो जनरल फाइनेंस रूल्स की बात करते हैं। न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इस तरीके से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या ये हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, क्या ये पावर परचेस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, या MSME से रिलेटेड है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड है? तो यस, इट इज रिलेटेड टू MSME। ये आपको पता होना चाहिए। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि MSME की डेफिनेशन जो है चेंज कर दी गई है, तो हमने वो चीज़ भी डिस्कस किया हुआ था कि इसके अंदर जो है किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है अमेंडमेंट इन द जनरल फाइनेंस रूल GFR टू इंश्योर द गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू लेस देन 200 करोड़, जो 200 करोड़ से कम है, प्रोक्यूर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक फ्रॉम अ मूव विच इज बेनिफिट टू MSME। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा चेंज करने की बात की जा रही। The amendment ensures that henceforth global tenders will disallow in the government procurement up to 200 करोड़ अनाउंस इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो ये इस तरीके से 200 करोड़ रुपए प्रोक्यूरमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये आपको याद रखना है, MSME के लिए 2200 करोड़ रुपीस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आज ही हमने द हिंदू एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आपको जरूर से देखना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं जरूर से बोलूंगा कि हम लोगों ने क्या किया है कि आज का जो द हिंदू एनालिसिस है, अगर आपने अच्छे से देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो फार्मिंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ों को सेल और खरीदने से लेकर सेल करने से, बाय करने से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक मेंस का बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। तो एक्ट 2018 के तहत कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इसमें से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूं आप लोगों के लिए। इट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय नीति। क्या ये नीति आयोग के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? सेकंड स्टेटमेंट, एज पर द एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ APMC एक्ट। APMC एक्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वहां पे। तो आपको बताना है क्या ये APMC एक्ट के बाहर आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये आपको बताना है। इट एडवोकेट्स नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड ऑन फार्मर लैंड। तो ये एडवोकेट करता है कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं किया जाएगा फार्मर लैंड्स के अंदर। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मींस द
2 and 3 इज द करेक्ट, नॉट द फर्स्ट। दैट मीन्स नीति आयोग के द्वारा ये ड्राफ्ट नहीं किया जाता है। यस, ये आउटसाइड एपीएमसी के आउटसाइड में आता है, क्योंकि एपीएमसी एक बहुत ही अलग चीज हो जाती है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चलिए आप यहां पे देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, याद रखिएगा मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे, एग्रीकल्चर। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि मिनिस्ट्री काफी पूछी जाती है कि किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या ये नीति आयोग के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। तो यस, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। केम आउट विद द ड्राफ्ट मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 के तहत वो आए। द ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीक्स टू क्रिएट अ रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेस्ड ऑन दिस ड्राफ्ट मॉडल एक्ट लेजिस्लेटर स्टेट कैन बी इनेक्ट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब जनरली मैं आपको सिंपल से शब्दों में इसमें समझा देता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। सिंपली आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम चलता है कि सपोज कोई फार्मर्स हो गया इस और ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, ये दो लोग हैं, तो ये पहले ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आप मेरा सामान इतना खरीदेंगे, ये बोलेंगे हाँ सर मैं इतने रुपीज में आपका इतना सामान जो है खरीदूंगा, इतना जो फार्म प्रोड्यूस होगा वो मैं खरीद लूंगा आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो ये पहले से ही ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर ये जो फार्मर्स है इनको भी अच्छे दाम मिल जाते हैं और इनके पास इंश्योरिटी रहती है कि हमें लॉस नहीं होगा, बिजनेसमैन जो रहते हैं इंडस्ट्रीज के, हमें लॉस नहीं होगा और सही टाइम पे हमें जो है मटेरियल जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दोनों का इस तरीके से फायदा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये हमने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर यहाँ पे कंसिडर किया गया है, वीक और द टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें देखी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एपीएमसी के बाहर होता है, क्योंकि एपीएमसी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी इसका फुल फॉर्म है। प्रीवियसली यूपीएससी के अंदर इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछ ली जाते हैं एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एपीएमसी के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या किया जाता है, सब्जी मंडी यहाँ पे तैयार की जाती है, एक तरीके से बाजार क्रिएट किया जाता है उसी स्टेट का बाजार। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको पहला जो सेल होती है अपनी यहाँ पे करनी होती है, तो ये थोड़ा सा रेगुलेटरी रहता है जो कि रेगुलेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। तो इसके अंदर डीरेगुलेटेड जो है अमेंडमेंट लेके आए गए हैं और ऐसा प्रस्ताव है कि अमेंडमेंट और ज़्यादा होने चाहिए इसके तहत। और ये आप लिख सकते हैं बिहार ने इसको रिपेल कर दिया, मतलब हटा दिया है, रिपेल कर दिया है बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को भी। वैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तो द हिंदू का एनालिसिस आज का आपको देखना है जाके। नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप ऑन द फार्मर्स लैंड प्रीमिसेस, तो ये भी सही बात है। नो राइट टाइटल्स इंटरेस्ट ऑफ लैंड शैल बी वेस्टेड इन स्पॉन्सर, तो जो राइट्स वगैरह होंगे ना इन लैंड्स के राइट्स वगैरह वो सब फार्मर्स के पास ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है कोई भी फार्मर हो गया उसको स्पॉन्सर करते हैं कि आप क्या करिए, आप जाइए बनाना की खेती करिए, हम आपको इतना पैसा दे देते हैं पहले से ही, और जो खेती में प्रोड्यूस होगा तो आप इतने रुपीस पर केजी या दर्जन के हिसाब से जैसा भी होगा वो जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता होगा वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑनर है वो उनका ऑनर राइट हट जाएगा फार्मर का, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये भी आपको समझना है। ऑनर राइट फार्मर्स के पास ही रहेगा। प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक तरीके से प्रमोशन इसके अंदर हो रहा है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का। टू मोबिलाइज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैज बीन प्रोवाइडेड, तो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी भी कॉस्ट मतलब एक तरीके से आमदनी को बढ़ाई जाए, उनके तहत जो है किया जाए, जहां पे उनको सही सुटेबल चीजें मिले वो पहुंच जाए। तो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी तक आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। COIR कोयर इज 100% नेचुरल फाइबर, तो क्या है बताना, कोयर जो है 100% नेचुरल फाइबर है। ब्रिस्टल कोयर इज द लॉन्गेस्ट वेराइटी ऑफ कोयर फाइबर्स, सेकंड स्टेटमेंट। इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोयर फाइबर एंड कोयर फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट, तो आपको बताना है कि कोयर फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट जो है इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्या, ये ब्रिस्टल कोयर है, लॉन्गेस्ट वेराइटी ऑफ कोयर फाइबर, ब्रिस्टल कोयर जो है कोयर फाइबर की लॉन्गेस्ट वेराइटी है, क्या ये 100% नेचुरल फाइबर है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। करेक्ट आंसर पॉज कर लीजिए और बता दीजिए नीचे। आंसर इज ए, दैट मीन्स 1 and 2। देखिए ये 100% नेचुरल फाइबर तो है, ब्रिस्टल कोयर फाइबर इज द लॉन्गेस्ट वैरायटी ऑफ द कोयर फाइबर, ये भी सही है, लेकिन थर्ड जो है ये गलत है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्यों गलत है, क्या है इसकी चीज। देखिए नेशनल रूरल
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, NRIDA। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आए तो आप उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी हैज बीन अनाउंस द कोयर जियो टेक्सटाइल विच यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड। देखिए क्या होता है, एक तरीके का 100% ये फाइबर रहता है तो उसका यूज किया जा रहा है। पीआईबी सेशन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि इसका जो है फाइबर का जियो टेक्सटाइल जो है यहाँ पे निकल के आ रही है, इसका फाइबर का कहाँ यूज किया जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि काफी मजबूत रहता है और मे बी पॉसिबल इसका यूज एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में किया जाए तो क्या होगा, आगे जो हमारी रोड है बहुत ज्यादा रिलायबल हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको लेके आया गया है, इसको किया जा रहा है। अब देखते हैं कोएट जियो टेक्सटाइल क्या होता है। 100% नेचुरल फाइबर है, ये आपको याद रखना। ऑब्टेन फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स, जैसे कोकोनट हस्क वगैरह हो गया। आप लोगों ने जटा देखी होगी ना कोकोनट की, जो ऊपर रखे रहते हैं, जो सूख जाता है ब्राउन कलर का रहता है, ये उसी से बनता है, उसी से बहुत मजबूत टाइप का बनता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। आप लोग इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहता है कि अब ये नेचुरली रेसिस्टेंस रहता है कि आप उसको अगर आप अच्छा गुच्छा बना देंगे और बहुत मोटा सा करके उसको करेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेबल चलता है, जो कि होल्ड कर लेता है मॉइस्चर को, फ्री फ्रॉम द माइक्रोबल अटैक से, कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, केमिकल ट्रीटमेंट से दूर है, इम्परमिएबल है, नेचुरल स्ट्रॉन्ग फाइबर से, हाई ड्यूरेबिलिटी है। तो इसलिए इसका रोड कंस्ट्रक्शन में जो है या यूज किया जाएगा। देखिए ब्रिस्टल कोयर, ये इसका एक टाइप है, द लॉन्गेस्ट वेराइटी ऑफ कोयर फाइबर। इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रिटेल कोकोनट हस्क से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी जो जटाएं रहती हैं उसको मिला मिला के बांध के प्रोसेस करने के बाद इसको बनाया जाता है। द कोयर फाइबर एग्जॉस्टेड कंबस्ट यूजिंग स्टील कॉम्बैक्ट टू मेक द फाइबर क्लीन, रिमूव शॉर्ट फाइबर। तो शॉर्ट फाइबर को रिमूव करके बड़े बड़े फाइबर्स लगा के, अच्छा लॉन्ग फाइबर रहता है, अच्छी लंबी लंबी रहती हैं, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रशेस वगैरह हो गए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन की यूज होती हैं, अपने घरों में भी आप लोग यूज करते होंगे, चटाई वगैरह भी इसकी काफी बनती हैं, तो आप लोगों ने आई थिंक घरों में यूज किया होगा। सोर्स देख लेते हैं यहाँ पे, श्रीलंका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये याद रखना है आपको, ये हटा दीजिए, ये अलग से गलत लिखा गया है यहाँ पे। श्रीलंका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ये याद रखना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कोकोनट वगैरह बहुत तेजी से होते हैं। आप लोग देखा होगा साउथ इंडिया में, साउथ की तरफ काफी ज्यादा होता है, इसलिए श्रीलंका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कोयर फाइबर एंड इंडिया। तो सेकंड नंबर पे थाईलैंड है, थर्ड नंबर पे कौन है, इंडिया है। याद रखिएगा इंडिया का नंबर कितने नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ द कोयर इंडस्ट्री, मेजर कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री, नॉट मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल आउटपुट हैज यूटिलाइज द कोयर फाइबर एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हैं, जब भी देखिए हम पढ़ प्रीक ले रहे हैं लेकिन इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो हम इंफॉर्मेशन जो भी पढ़ें आप हर एक जगह यूज कर सके। जब भी आपसे पूछा जाए कि वेस्ट मटेरियल कैसे यूज किया जाना चाहिए, तो आप ये कोयर फाइबर के बारे में जरूर से जरूर लिखिए कि सर देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं, ये इसकी एक इंडस्ट्री है। जो हम जटा वगैरह यूज करते हैं, जो आप छिलका यूज करते हैं कोकोनट वगैरह का, तो उसका कितना अच्छा यूज है, जो फाइबर के टेस्ट में यूज होता है, जो आप बड़े बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं, उसकी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो हैं बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। देखिए इट इज द मेथड, क्या ये एक मेथड इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट नो क्लासिकल कंप्यूटर कैन फिजिबली सॉल्व, जो कोई क्लासिकल कंप्यूटर ना सॉल्व कर पाए। या फिर सेकंड नंबर पे इट रिफर्स टू फाइनाइट एंटिटी टू बिकम ए इनफाइनाइट विद स्पेस टाइम, ये आपको बताना है। या फिर इट मींस disturbance in the curvature of space time generated by accelerated masses। तो ये आपको बताना है ये क्या है। तो आंसर इज डी, इनमें से कोई सा नहीं है। आपको याद रखना है क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे डिटेल में। देखिए क्वांटम मैकेनिकल, अगर आपने साइंस वगैरह नहीं पढ़ी है तो फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करता चलूंगा। फिनोमेना इन विच द क्वांटम स्टेट्स ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट हैव द डिस्क्राइब द रेफरेंस ऑफ ईच अदर इवन दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में बी स्पेशली सेपरेटेड। देखिए क्या होता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट एक साइंस की लैंग्वेज में होती है, कि यहाँ पे मैं उस लेवल पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक सिंपल से इस तरीके से जो रहता है क्वांटम जो रहता है, एक
ये देखिए एक ऊपर की तरफ रहता है और एक नीचे की तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये हमेशा चेंज होता रहता है, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे। अगर दोनों इस तरीके से हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, या फिर दोनों नीचे की तरफ हो जाएंगे यहाँ पे इनका, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से घूमने की इनकी मूवमेंट रहती है, इससे इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट जो है बताए जाते हैं। इट इज अ फिजिकल फिनोमिनन विद ऑकर द पेयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, जो अभी हमने बताया जनरेटर इंटरेक्ट विद सच ए क्वांटम स्टेट ईच पार्टिकल पेयर और ग्रुप कैन नॉट बी डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली स्टेट ऑथर। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। इकोलॉजिकली फ्रिजाइल एरिया और एरिया विद इन 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए इकोलॉजिकल फ्रिजाइल एरिया क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रोटेक्टेड जो एरिया है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको हम इकोलॉजिकल फ्रिजाइल एरिया कहते हैं क्या, ये आपको बताना है। देखिए ये जो वेस्टर्न घाट जो न्यूज़ में था, हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, द हिंदू एनालिसिस के अंदर और पीआईबी के अंदर, दोनों के अंदर डिस्कस किया हुआ, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। आगे चलते हैं। इको सेंसिटिव जोन आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, EFCC, that mean Environment, Forest and Climate Change, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। क्या इसको इको सेंसिटिव जो है इसके तहत नोटिफाइड किया गया। तो स्टेटमेंट आपको देखना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो आंसर इज वन, दैट मीन्स वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। इको फ्रेजाइल एरिया जो होता है, हम एक्सप्लेनेशन में की ओर चलते हैं। इको सेंसिटिव जोन जिसे आप कहते हैं, या फिर इको फ्रेजाइल एरिया। तो एरिया क्या हमने डिस्कस किया था ना कि इको सेंसिटिव जोन जो है 6 स्टेट्स के अंदर इको सेंसिटिव जोन जो है गडगिल कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार, आपको याद आ रहा होगा, हमने रिपोर्ट भी देखी थी, तो आपको वो चीज़ याद रखना है। विद इन 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ, जैसे सपोज ये नेशनल पार्क हो गया इतने में, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई सपोज, तो इसके 10 किलोमीटर आसपास जो है, सपोज ये 10 किलोमीटर का एरिया, तो ये जो होगा इको सेंसिटिव जोन होगा, इकोलॉजिकल फ्रिजाइल एरिया कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए इसको कब नोटिफाई किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया था, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, ध्यान से सुनना है आपको, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी एरिया को कर रहे हैं, किसी वाइल्ड लाइफ को थोड़ी ना कर रहे हैं प्रोटेक्ट। तो ये किसके तहत आएगा, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो ये सारी चीजें आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं। द बेसिक एम टू रेगुलेट द सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ द अराउंड द नेशनल पार्क के आसपास, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जो है इस तरीके से एक्टिविटीज़ ना हो, कि फ्रेजाइल एक्टिविटीज़ जैसे कि देखने को मिलता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, इंडस्ट्री बन रही है, इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें लेके आई गई हैं जिससे उनको नुकसान ना हो। 9th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे फिर से वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द वेस्टर्न घाट रन फ्रॉम northern Odisha through Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south, passing some part of Karnataka। तो ये आपको बताना है वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। ईस्टर्न घाट आर ओल्डर देन हिमालय। क्या ईस्टर्न घाट हमारा हिमालय से ओल्डर है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आपको बताना है इसमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है। देखिए इसमें से जो हमारा ए वाला, दैट मीन वन स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, ये पहला वाला गलत है, ये वाला सही। तो आंसर क्या टिक करके आएंगे, ये वाला, क्योंकि ये बताना ओनली वन इज द यहाँ पे रॉन्ग है ये। तो ईस्टर्न घाट जो है ओल्डर देन हिमालय होता है, ये तो हमें पता है, चल गया। देखिए ईस्टर्न घाट रन फ्रॉम, कहां से कहां तक ईस्टर्न घाट रन फ्रॉम नॉर्थन उड़ीसा, ये तो बताया था सही, थ्रू आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन द साउथ, पासिंग टू सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये जो है नॉट करेक्ट बताया, इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया, कौन सा करेक्ट है ये आपको नहीं बताना है। The Eastern Ghat are older than Western Ghat. They are the very complex geological history related to assembly and breakup Asian supercontinent, रोडिनी असेंबली, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। तो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है ये उसका एक पार्ट है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये उससे पुराना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब अर्थ बनी थी उसमें उस टाइम पे गोंडवाना लैंड अलग था, ये इस तरीके से अलग था। तो वो हमने ज्योग्राफी के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर डिटेल में। अब देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए। वेस्टर्न घाट आर ओल्डर देन हिमालय अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के हिसाब से। दे इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून। देखिए क्या हो रहा है कि आप जब भी बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय क्या है, आप यंग माउंटेन एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो अभी और बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो आप इसे यंग माउंटेन मानिए। इसके पहले जो है ये सारे जो है पुराने हो चुके हैं, तो इसको आपको इस तरीके से भी
याद रख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेक्सटाइल कमिटी। टेक्सटाइल काफी न्यूज में था, जहां पे हमने फाइबर्स वगैरह की भी बात करी, तो टेक्सटाइल कमिटी के बारे में देख लेते हैं। क्या ये कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1863 के तहत, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये चीज बताना है। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर तो आती है, ये तो सही हो गया, लेकिन ये स्टैच्यूटरी बॉडी 1886 के तहत नहीं है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है लेकिन 1963 के तहत, तो 1863 के तहत नहीं है, याद रखना है। अब बाद में बनाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये चीज आती है। क्लियर हो गया। इट हैज़ फॉर्म टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये किस लिए बनाया गया था, पीआईबी के सेशन में। तो आप अगर फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली तो आपको पता ही होगा किस तरीके से हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सटाइल मशीनरी बोथ इंटरकंजप्शन एक्सपोर्ट परपोज सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। लेबोरेटरीज तैयार की जाएगी टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी के प्रोवाइड है इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। आज के लेक्चर में कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आपका कितना स्कोर आया है ये आपको जरूर से बताना है, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। देखिए अगर आप पार्टिसिपेटिव नेचर रहेगा, मुझे लगेगा कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर फटाफट अपने स्कोर्स को बताइए कितना आपका स्कोर रहा है इस बार का, और रोज़ इसे बढ़ाने की कोशिश करिए। जो अभी हम स्टैटिक क्यूज डालने वाले हैं तो उसको जरूर से देखना है, उसको जरूर से बिल्कुल भूलना नहीं है तुम आप लोगों को। और बस फॉलो करते रहिए, लेक्चर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बिल्कुल हर एक जगह फैला दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।